हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए आरएएस के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो लेकर के आ रहा हूं, जिसके अंतर्गत हमने 1992 से पेपर को स्टार्ट किया था और अभी तक हम टोटल 4 पेपर्स को डिस्कस कर चुके हैं। एक पेपर को एक वीडियो के अंदर ही डिस्कस कर रहे हैं। अब हो सकता है कि किसी पेपर के अंदर ज्यादा क्वेश्चन हो तो लॉन्ग वीडियो बनेगी और कम क्वेश्चन होंगे तो छोटा वीडियो बनेगा। जैसे लास्ट वीडियो था वो आधे घंटे का ही था क्योंकि उसमें 10 क्वेश्चन ही आए थे। उससे सबसे पहला वीडियो था वो 1 घंटे से भी ऊपर था क्योंकि उसके अंतर्गत जो है 21-22 क्वेश्चन थे। आज हमारे 18 क्वेश्चन है। अब देखेंगे 18 क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए कितना समय लगता है। एक मेरा विद्यार्थियों से निवेदन है कि मैं देखकर आंसर बता रहा हूं, ऐसा आप प्रिडिक्ट नहीं करें, है ना। एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था एक्चुअली कि सर जो है नीचे लिखा हुआ है टेबल पे, वहां से देख कर बोले बता रहे हैं, ऐसा कुछ उसका कमेंट था। मतलब अल्टीमेटली वो कहना चाहता था कि आप देख कर आंसर बता रहे हो। पहली बात तो ये कि आंसर देख के कैसे बता सकता हूँ? आंसर भी कहीं ना कहीं से तो मैंने ही ढूंढ के लिखा है, तो मैं देख के बता दूं तो भी कोई गलत बात नहीं है। दूसरी बात, ये भारत में पता नहीं क्यों ऐसा कल्चर है कि बिना देखे पढ़ाना है जो वो एक अच्छा टीचर है। और आपको ये बता दूं कि बिना देखे पढ़ाने से कोई अच्छा टीचर बन जाएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बहुत से लोग जो है देख करके पढ़ाना पसंद करते हैं और हो सकता है मैं भी देख के पढ़ाता हूं। आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि देख कर पढ़ाना है या बिना देख कर पढ़ा रहा है, वो कहीं ना कहीं तो कैपेबल है आपको समझाने के लिए, इसलिए वो टीचर है, बस, है ना। और मैंने कभी अपने आप को ऐसे आपके लिए कहा ही नहीं है कि मैं आपको जो है मैं टीचर हूं और आप मेरे स्टूडेंट हो, आप मेरे पैर स्पर्श करो, भाई नहीं। मैं तो स्कूल में ही नहीं कहता किसी को कि मेरे चरण स्पर्श करो, तो आपको क्यों कहूंगा, है। थोड़ा सा इस चीज की शालीनता बरते तो अच्छा लगता है। बाकी एमआईटी ऑक्सफोर्ड के यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं, जो वर्ल्ड की नंबर 1 यूनिवर्सिटीज है, वहां के प्रोफेसर भी आईपैड और जो है वो लेकर जाते हैं क्लासों में, उसके बाद पढ़ाते हैं। मैं भी आईपैड लेकर जाता हूँ, तो क्या पढ़ा देख कर पढ़ाना गलत है क्या? ऐसा नहीं हो सकता, है ना। देख कर पढ़ाना कोई गलत बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं आरएएस आरटीएस, जो आपको पता ही है एलाइड सर्विस के अंतर्गत आती है। और इसके प्रीलिम्स पेपर 1997-98 का आज का पेपर रहेगा हमारा। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन आया था, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। अब पेंडुलम घड़ी जो होती है वो होती क्या है? बेसिकली पेंडुलम घड़ी जो है आपने देखी होगी, या फिर आपने अगर साइंस से ऑप्ट करी हो तो आपने पेंडुलम के बारे में जरूर पढ़ा होगा। ये है घड़ी, इसके नीचे एक ऐसा बॉम्ब लगा हुआ रहता है जो ये जो है ना इधर और इधर ऐसे रोटेट होता है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे घूमता रहता है। इसी को कहा जाता है बेसिकली पेंडुलम। ठीक है, अब इसी को कह देंगे पेंडुलम घड़ी। अब पेंडुलम घड़ी जो है जिसके अंतर्गत ये रोटेट होगा, ये कब जो है अपना क्या पूछा है आपको, तीव्र गति से चलेगी, है ना। तो अभी मैं देख बताऊंगा आपको कि ये तीव्र गति से कब चलती है, धीमी गति से कब चलती है। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दूं कि जो पेंडुलम होता है, उस पेंडुलम का जो आवर्त काल होता है यानी टाइम पीरियड होता है, वो आवर्त काल क्या होता है, अगर ये पता चल गया तो हमारा आंसर आ जाएगा। और वो होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में जी। ठीक है, तो आवर्त काल होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। एल का मतलब है जो पेंडुलम है उसकी लंबाई यानी ये वाली, ठीक है, ये होती है एल। और जी का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। और इस गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या आप जो है जनरली क्वेश्चंस के अंदर लगभग इसको ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसा कि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं तो ये तो काफी अच्छे से डिटेल में आपको समझाऊंगा, है ना। अच्छा सर ऐसा है क्या? हाँ भाई ऐसा ही है। तो टी बराबर ये होता है। अब देखिए क्या होता है, बेसिकली लोहे की चीज है, आपको पता है पेंडुलम लोहे से बना हुआ होगा ये तार। ठीक है, अब ये जो तार है पेंडुलम, गर्मी के अंदर क्या होगा बताइए? गर्मी के अंदर ये जो आपका लोहे का पाइप है या स्टील का हो, किसी का भी हो, धातु अल्टीमेटली क्या होगी, थोड़ी सी तो पिघलेगी, ऐसा हम मानते हैं कि गर्मी के अंदर उसकी हाइट क्या हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है, लंबाई जो है वो बढ़ जाती है। अब आप बताइए, लंबाई अगर बढ़ेगी, है ना, तो लंबाई बढ़ने से टाइम क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि अगर
लंबाई और टाइम के बारे में रिलेशन देखें तो वो ये है, मतलब लंबाई बढ़ेगी टाइम बढ़ेगा, ठीक है। लंबाई घटेगी टाइम घटेगा। अब बताओ यहां क्या बोला है, घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। तीव्र गति से कब चलेगी, तीव्र गति से चलने का मतलब है कि उसका आवर्त काल जो है वो हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। आवर्त काल क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अब अगर हमें आवर्त काल घटाना है तो बताइए कौन से मौसम में आवर्त काल घटेगा, ये लंबाई जो है कौन से मौसम में घटेगी। मैंने बता दिया लंबाई जो है गर्मी में तो बढ़ेगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सर्दी के अंदर जो है क्या होगा। अरे भैया बताओ सर्दी में ये क्या होगा, तो सर्दी के अंदर जो है ये हो जाएगा आपका क्या, बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही कमेंट आ रहा है, एकदम बढ़िया। हाँ, जो आपका शीतकाल होगा उसके अंतर्गत शीतकाल में क्या हो जाएगा भाई, तो शीतकाल के अंदर इसकी लंबाई कम होगी, क्योंकि गर्मी में बढ़ती है, शीतकाल में आपने देखा होगा हर वस्तु जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, ऐसे ना, मतलब कंप्रेस हो जाती है थोड़ी। तो यहां पर वही कॉन्सेप्ट लगेगा, इसीलिए सर्दी के अंदर जो है ये आवर्त काल आपका क्या होगा, घटेगा। आवर्त काल घट गया, इसका मतलब वो घड़ी क्या कर रही है, तीव्र गति से चल रही है, फास्ट दौड़ रही है, तो आपका शीतकाल आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है वापस से, ठीक है। हो सकता है आपको केवल जी का मान पूछ ले, हो सकता है इसका ये फॉर्मूला पूछ ले, ठीक। चलो नोट डाउन करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बत्ती वाले स्टोव जो होते हैं, है ना, आपने बत्ती वाले स्टोव देखे ही होंगे। आजकल तो अब बहुत कम हो गया है, मैंने तो उसमें पढ़ाई भी की है एक बार। तो आपने आपके जो है मम्मी पापा से आप एक बार पूछिएगा, या आपके कोई बड़े भाई है जिनका जन्म 1985 के आसपास हुआ हो, इतने बड़े भाई है ना, उनसे पूछिएगा कि जो ये बत्ती वाले स्टोव होते हैं ये कैसे दिखते हैं। और बत्ती वाले स्टोव जो होते हैं इनके ऊपर खाना भी पकता है, ठीक है, स्टोव से खाना भी बनता है, और ऐसे कैसे बत्ती वाला एक जो है ना वो भी आता है, दिया भी जलाया जाता था पहले। तो उस स्टोव में जो केरोसिन भरा जाता है नीचे, उससे बत्ती में ऊपर चढ़ने का जो कारण है वो क्या है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, आपको मैं थोड़ा सा अगर आइडिया दूं, तो यहाँ पर ऐसे जो है बीच में एक गैस जलती है, नीचे ये ऐसा स्टोव होता है, फिर यहाँ पर नीचे जैसे आपकी बाइक में टंकी होती है ना, वैसे यहाँ नीचे टंकी लगी होती है। यहाँ से इसके अंदर जो है घास तेल, वो जो केरोसिन जिसे कहा जाता है, ठीक है, मारवाड़ी में क्या है, घास तेल। तो इधर से केरोसिन भरी जाती है, फिर वो केरोसिन जो है यहाँ पर ऐसे रस्सियां होती है, धागा जो है पूरा ऐसे लगे रहते हैं, वो धागे फिर आप जो है इस तेल तक आते हैं पूरे ऐसे, ठीक है ना। और फिर वो केरोसिन ऊपर की तरफ चढ़ती है ऐसे, और फिर वो जो है खाना वाना पकाया जाता है, यहाँ पर आग निकलती है। यहाँ क्या निकलती है, आग निकलती है। तो अब बताइए कि केरोसिन का बत्ती में ऊपर की ओर चढ़ने का जो प्रोसेस है वो किसके कारण होता है, तो बिल्कुल सही उत्तर है, वो होता है पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन जो होता है उसके कारण, ठीक है। सरफेस टेंशन के कारण ये जो है बत्ती के अंदर आपका तेल यहां से केरोसिन ऊपर की तरफ पहुंचता है। समझ में आ गई बात। अब हम ये देखें कि ये कैसे होता है, तो बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो यहाँ पर ये तेल भरा हुआ है ना, अब ये तेल भरा हुआ है, तो ये पृष्ठ तनाव है इसके अंदर। अब पृष्ठ तनाव क्या होता है सर, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, कोई भी हमारा, जैसे कि मान लीजिए ये एक टब भरा हुआ है पानी से, तो वो पानी थोड़ा सा ऐसे जो है ना आपको ऐसे दिखेगा कि अंदर की तरफ होके ऐसे बाहर निकल रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है अंदर पानी को अंदर ऐसे खींचा जाता है बेसिकली। तो ये जो खींचते समय जो फोर्स लगाया जाता है उसी को कहा जाता है तनाव, ठीक है। और इसी सरफेस के ऊपर लगने के कारण इसका नाम पड़ गया है सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव। तो वो यहां पर देखने को मिलता है, और उससे वो पानी जो है धीरे 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 मतलब तेल या केरोसिन धीरे 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 ऊपर पहुंचता है, और फिर जो है वो हम जला करके यूज करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष, ओहो हो, प्रकाश वर्ष, एक लाइट ईयर। तो एक लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष का जो है संबंध किससे है, या इकाई किसकी है, दूरी की है, समय की है, आयु की है, या प्रकाश की तीव्रता की है, जल्दी से आंसर दीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि प्रकाश वर्ष जो है देखने में हमें लगता है कि वर्ष, और वर्ष का मतलब हो गया समय,
तो ये समय की इकाई होगी, पर ऐसा नहीं है, ये समय की इकाई नहीं होती है। अच्छा सर चलो कोई नहीं, वर्ष से हमें समय समझ आ रहा था, वो गया। फिर हमें समझ में आया कि प्रकाश से प्रकाश की तीव्रता की होती होगी, नहीं भैया प्रकाश का भी यहाँ कोई लेना देना नहीं है। और आयु की तो कोई इकाई का लेना देना नहीं है, तो वर्षों में होती है, तो वो भी गई। अरे सर अब बचा क्या, दूरी। हाँ बिल्कुल सही आंसर है। प्रकाश वर्ष एक जो है दूरी की इकाई है। और प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होता है, तो एक वर्ष के अंदर प्रकाश के द्वारा तय की गई जो दूरी है उसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो एक वर्ष के अंदर प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, ये ध्यान रखना है। और प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में कितनी दूरी तय की जाती है, तो वो होती है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। वो आप लिख लीजिए। तो एक एक प्रकाश वर्ष, ठीक है, लाइट ईयर एल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक लाइट ईयर बराबर होता है 4.96 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। अब हो सकता है कि आपको किलोमीटर में पूछे, तो हम कह देंगे 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। समझ में आ गई बात। तो एक प्रकाश वर्ष 1 लाइट ईयर जो है वो इतने मीटर और इतने किलोमीटर के इक्वल होता है। और दूरी मापने की सबसे बड़ी जो इकाई है वो है पारसेक। तो आप लिखेंगे दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये हमारे काम की चीज है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टल की रचना जानने के लिए, है ना, कोई भी क्रिस्टल होता है, उस क्रिस्टल की अगर हमें स्ट्रक्चर को पहचानना है, संरचना को जानना है, तो निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है। तो अब सीधी सी बात है, क्रिस्टल की संरचना को अगर हम देखना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसको देखने का प्रयास करेंगे। देखने का प्रयास करना मतलब देखने के लिए जो किरणें काम आएगी, दृश्य प्रकाश काम आएगा। कौन सा प्रकाश काम आएगा, विजन लाइट काम आएगी। ठीक है, तो हमारे दृश्य प्रकाश काम आता है। ठीक है सर, ये तो बात अलग है। फिर देखो यूवी किरणें क्या होती है, पहले इस पर बात करते हैं। तो सूर्य से आने वाली ये हानिकारक किरणें हैं, ठीक है, और जिनसे हमें कौन बचाता है, तो हमारी जो ओजोन परत है वो बचाने का कार्य करती है। फिर एक्सरे किरण की बात करें, तो एक्सरे जो है बेसिकली क्या काम आती है, एक्स किरणें, तो हमारे शरीर के अंदर जो हमारी हड्डियां हैं, हमारे शरीर के आंतरिक भाग हैं, उसके अंतर्गत कहीं पर कोई समस्या वगैरह तो नहीं है, कहीं हाथ पैर टूट तो नहीं गया है, उसका पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एक्सरे किरणों का उपयोग करते हैं। इसकी खोज किसने करी थी, तो इसकी खोज की गई थी विलियम रॉन्टजन के द्वारा। किसके द्वारा, विलियम रॉन्टजन जो थे उन्होंने इसकी खोज करी थी। ये आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए एक बार, विलियम रॉन्टजन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, विलियम रॉन्टजन ने इसकी खोज करी थी। और सर गामा किरणें क्या होती है, तो गामा किरणें जो है ये भी एक प्रकार की किरणें हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ ये आपको ध्यान रखना। एक सेकंड, कोई मच्छर, बंद कर दो, बंद कर दो। ठीक है, और जो गामा किरणें होती है, गामा किरणें जो है इनकी जो वेदन क्षमता है, किसी को पेनेट्रेट करने की जो क्षमता है वो सर्वाधिक होती है। तो आप ये लिख सकते हैं, इसकी वेदन क्षमता, वेदन क्षमता सर्वाधिक। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। सभी के बारे में बता ही दिया आपको। ठीक है, चारों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे, इतनी जानकारी है तो सफिशियंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए, है ना, घर के अंदर हमारे सुरक्षित तरीके से आसानी से बिना किसी नुकसान के विद्युत सप्लाई हो सके, उसके लिए उपयोग में आने वाला जो फ्यूज तार है, ठीक है, उस फ्यूज तार जिस धातु का बना होता है उसका गलनांक कम होता है या ज्यादा होता है, या प्रतिरोध अधिक होता है या प्रतिरोध कम होता है, यह आपको बताना है। तो देखिए सीधी सी बात है,
फ्यूज तार क्या काम करता है? फ्यूज तार ये काम करता है कि मान लीजिए कभी अचानक से जो आपके घर पर विद्युत आती है उसकी सप्लाई जो है एकदम बढ़ जाए, करंट एकदम से बढ़ जाए उसके अंदर, तो वो आएगा सीधे आपके घर में। तो घर में आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं वो तो कम धारा पर काम करने वाले हैं। अब अचानक से अगर उनको ज्यादा करंट मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएंगे बेचारे, हैं क्या हो जाएंगे, खत्म, टूट जाएंगे, फूट जाएंगे, मतलब एकदम से क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो ऐसे ब्लास्ट से बचने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने खोज करी कि हम फ्यूज लगा देंगे। उस फ्यूज के अंदर एक फ्यूज तार लगा हुआ होगा। वो फ्यूज तार जो है कैसा होगा, तो कम गलनांक वाला होगा। सर कम गलनांक से क्या होगा, जैसे ही करंट बढ़ेगा वो एकदम गर्म होगा, और गर्म होते ही गलनांक कम है तो टूट जाएगा। जैसे ही वो टूटेगा आपके घर के अंदर जो विद्युत सप्लाई हो रही थी उसका संपर्क टूट जाएगा, और आपके घर में वो जो हाई वोल्टेज करंट आ रहा था वो नहीं आएगा, और इससे क्या होगा, आपके घर की सुरक्षा हो जाएगी। समझ में आई बात? तो जो आपका फ्यूज तार होता है वो कैसा होना चाहिए, कम गलनांक वाला होना चाहिए या बहुत अधिक वाला? अधिक वाला होगा तो क्या होगा, उसमें से धारा पास हो जाएगी और क्या होगा, आपके घर को नुकसान हो जाएगा। समझ में आई बात? तो सुरक्षित सप्लाई के लिए क्या काम आता है, फ्यूज तार काम आता है, जो कि कैसा होता है, हमारे गलनांक बहुत कम होता है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो फ्यूज तार होता है ये किससे बनाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो तांबा, टीन और सीसा, ये तीन धातुएं हैं जिनसे इसको बनाया जाता है। तो गलनांक को इसका जो है कम होता है, साथ ही साथ इसे बनाया किससे जाएगा, तो तांबा, टीन और सीसा, इन तीनों का जो है ये क्या होता है, मिश्रण होता है। क्या होता है, मिश्रण। ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है, कि तांबा, टीन और सीसा, इन तीनों के मिश्रण से जो है हमारे ये तार बनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रहेगा। चलिए, इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि यह जो हमेशा है फ्यूज तार कैसे जोड़ा जाएगा, तो फ्यूज तार को हमेशा हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, तो इस फ्यूज तार को देखो, मिश्रण किसका होता है वो क्लियर हो गया। इसके बाद में यह हमेशा, यह हमेशा श्रेणी क्रम में, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ये सब जो है ना थ्योरेटिकल फॉर्म में अगर आप पढ़ना चाहते हो ना डिटेल में, तो हमने पूरा यूट्यूब के ऊपर 159 वीडियो में सामान्य विज्ञान पढ़ा रखी है। आप जाकर एलडीसी की जो क्लासेस है ना वो देख सकते हो। तो यह हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट हमें याद रखना है। इसके अलावा जो शुद्ध फ्यूज टीन होता है उसका बना होता है। ठीक है, शुद्ध जो फ्यूज होता है ना वो किसका बना होता है, टीन का बना होता है। ये छोटा सा पॉइंट है, याद रख लेना। बाकी इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल निम्न की मिश्र धातु है। तो पीतल जो है वो किसकी मिश्र धातु है, यानी पीतल को किससे बनाया जाता है? तो बेसिकली पीतल को बनाया जाता है आपके, किससे, किससे, तांबा और जस्ता से। वेरी गुड, राइट आंसर, तांबा और जस्ता। ये जो है हमारे पीतल के क्या होते हैं, आपकी मिश्र धातु को बनाने में उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पीतल के अंदर जो है आपका इनका रेशियो क्या होता है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये रेशियो आपको ध्यान रखना है। तांबा जो होता है वो कितना लिया जाएगा, और इसमें जो जस्ता होता है वो कितना लिया जाएगा, बताइए। किसी को पता है तो ऑप्शन टिक करेंगे हम जल्दी से, अदरवाइज फिर मैं आपको बताता हूं। तो बिल्कुल सही आंसर है, तांबा जो है इसमें 4 भाग लिया जाएगा और जस्ता 1 भाग, यानी कि अगर 1 ग्राम जस्ता है तो 4 ग्राम तांबा लेकर के टोटल 5 ग्राम जो है पीतल बन जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर? चलो ये भी याद रखना। इसके बाद में मौसम विज्ञान संबंधी प्रेक्षण के लिए निम्न में से किसको गुब्बारों में भरने हेतु उपयोग में लाया जाता है? अब देखिए, मौसम विभाग का अगर हमारे को पता लगाना है, मौसम विज्ञान के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, नीचे बैठे बैठे तो हम मौसम को देखकर तो पता नहीं लगाएंगे। हम क्या करें, थोड़ा सा ऊपर उठने की कोशिश करेंगे, वायुमंडल की ओर जाने की प्रयास करेंगे। अब वायुमंडल की ओर कौन जा सकेगा, जो हल्का होगा, है ना। अब हल्का कौन होता है, तो सबसे हल्की गैस होती है हीलियम। इसका मतलब हम गुब्बारे के अंदर किसको भर देंगे, हीलियम गैस को भरा जाएगा।
तो ये ध्यान रखना कि मौसम विज्ञान के अंदर या मौसम संबंधी जानकारी के लिए जो गुब्बारे वगैरह छोड़े जाते हैं उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, तो सबसे हल्की गैस भरी जाती है और वो गैस होती है हीलियम। अब हीलियम के बारे में अगर मैं बात करूं तो हीलियम का परमाणु क्रमांक, क्या, परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर, वो होता है आपका 2। ऐसे ही अगर इसके परमाणु द्रव्यमान की बात करें, एटॉमिक मास की बात करें, तो वो होता है 4। अगर इसके प्रतीक की बात करें तो इसका प्रतीक जो है वो होता है He। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ईसी की बात करें, कैपिटल ईसी लिख देता हूं, समझ आ जाएगा, ठीक है, स्पेलिंग पूरी नहीं लिख रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसका 1s2, ठीक है। और इसे प्रदर्शित कैसे किया जाएगा, तो किसी भी तत्व को केमिस्ट्री के अंदर इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, ऊपर आता है परमाणु द्रव्यमान और नीचे आता है परमाणु क्रमांक। या तो ऐसे कर दो या आप चाहो तो क्रॉस में भी कर सकते हो, ठीक है। और आपको बता दूं कि ये जो हीलियम होता है इसी को हम क्या कहते हैं, एल्फा कण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्फा कण भी कहते हैं। आपको पता होगा कि रदरफोर्ड जो है उनके द्वारा एक प्रयोग किया गया था और उस रदरफोर्ड के प्रयोग के अंतर्गत एल्फा कणों की ही बौछार की गई थी सोने की परत के ऊपर। वहां पर वो एल्फा कण जो है वो हीलियम यही होता है, ठीक है। ये थोड़ी सी जानकारी आपको हीलियम के बारे में होनी चाहिए ताकि आपको जो है इससे रिलेटेड आगे कोई क्वेश्चन आए तो आप कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से परजीवी पौधे की पहचान करें। तो परजीवी पौधा कौन सा है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि परजीवी पौधा होता कौन सा है ना। तो परजीवी पौधे का मतलब क्या हो गया, ऐसा पौधा, ऐसा जीव जो अन्य किसी और पर डिपेंड करेगा। मतलब जैसे कि किसी और पर डिपेंड करने वाला जो जीव होता है, पौधा होता है, उसको अपन कह देंगे क्या, परजीवी पौधा। अब घटपर्णी, ब्लेडर वर्ट, सूरजमुखी या आकाश बेल, आकाश बेल को ही अपन जो है और भी कुछ नाम देते हैं। बताइए आप क्या नाम देते हैं इसको, जल्दी से बताइए। अमर बेल, वेरी गुड। क्या नाम देते हैं, अमर बेल, है ना, अमर बेल। तो ये भी ध्यान रखना, क्या पता यही आंसर हो तो काम आ जाए। तो परजीवी पौधे जो है ये आपको छोटी मोटी जानकारियां 6, 7, 8 की जो एनसीईआरटी की बुकें हैं उनके अंदर अच्छे से दे रखी है ना। और मैं आपको बता दूं यहां पर राइट आंसर है आकाश बेल या अमर बेल, ठीक है, आकाश बेल या अमर बेल। ये जो है बेसिकली परजीवी है। परजीवी कैसे, ये दूसरों पे डिपेंड होती है, ये खुद अपने सहारे खड़ी नहीं रह सकती, ये किसी दूसरे पौधे के ऊपर लपेट करके जो है एकदम, मतलब जैसे इसको कह सकते हैं कि ये है ना, मतलब ऐसा पौधा होता है जो दूसरों पर लपेट करके ही आगे बढ़ता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। जैसे खरबूजे वगैरह के जो है ना, एक बेल देखी है आपने, बेल क्या होती है वो तो समझते हो ना। हाँ, तो अंगूर की जैसे बेल वगैरह होती है, तो अंगूर की बेल खुद अपने आप में फैल सकती है, लेकिन इसको फैलने के लिए किसी और पेड़ के ऊपर ये चढ़ेगी और ये पीले कलर में फैलती है। आपने देखा भी होगा कई बार, अगर है ना अपने घर के आसपास देखोगे तो आपको ध्यान से ये अमर बेल दिखाई भी दे देगी, ठीक है। चलिए एक बार नोट डाउन करिए इसको, ठीक। तो ये अमर बेल या आकाश बेल समझ में आ गई। इसकी कुछ विशेषता है, जैसे इसके पास में जड़ नहीं होती है, जड़ नहीं होती है। ये जो है बेसिकली इसके अंदर एक चूसक नाम के एक जो है वो पूरा होता है, इसकी बॉडी होती है, चूसकांक जिसे कहते हैं, इसका एक अंग होता है। आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, चूसकांक, ठीक है। ये अंग होता है जिसके कारण से ये जो है फिर फैलता है और फिर खाना वाना अपना जो है प्राप्त कर लेता है। इसके अंदर छिद्र वगैरह होता है, उससे ये मिलता है। इसको अपन ज्यादा बायो में नहीं जा रहे हैं, अपन इतना ही याद होगा तो आपका काम हो जाएगा कि परजीवी क्या होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है, आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो आर्की बैक्टीरिया जो है उसका एक समूह है जो क्या उत्पादन करता है, तो वह मेथेन गैस को उत्पन्न करता है। यानी मेथेन के उत्पादन के लिए हम आर्की बैक्टीरिया, कितनी बड़ी बात है, मीथेन क्या होता है, CH4, कार्बन जो है उसका सबसे छोटा अगर कोई बताए, मतलब आपका यौगिक, तो वो मेथेन है, एक कार्बन वाला ऐसा यौगिक है ये, ठीक है। इसी से जो है पूरी के पूरे आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन वगैरह जो आते हैं ना,
वो सब शुरू कहां से होते हैं? इसी मेथेन भैया से शुरू होते हैं। ये जो आर्की बैक्टीरिया है ये आपका क्या करता है? तो ये आपका मेथेन गैस को प्रोड्यूस करता है, और ये जो है प्रोकैरियोटिक जगत से संबंधित है। कौन? ये जो आर्की बैक्टीरिया है, ये आर्की बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक जगत से संबंधित है, प्रोकैरियोटिक। अब ये प्रोकैरियोटिक ने, यूकैरियोटिक ने, ये सब क्या होते हैं? ये सब आपको 6-7 की क्लासेस के अंदर बहुत अच्छे से समझाया जाता है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको पूरा साइंस पढ़ना ही है तो फिर हमारे द्वारा यूट्यूब पर क्लासेस शुरू की जाएगी, तब पढ़ लेना। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है ये क्या काम आता है, तो आपको बता ही दिया है, मेथेन का उत्पादन करेगा। ठीक, चलो, तो ये नोट डाउन कर लीजिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों के द्वारा हाल ही में जो नई प्रतिजैविकी को, प्रतिजैविकी मतलब एंटीबायोटिक, ठीक है, मेडिसिन, एंटीबायोटिक मेडिसिन को स्त्राव से निकाला गया है, जहरीली या जहरीले, किससे? छिपकली से, मेंढक से, सर्प से या कीड़े से? तो बिल्कुल सही इसका उत्तर है मेंढक से। किससे? मेंढक से जो है हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा एक नई एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का जो है उत्पादन किया गया है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस मेंढक के अंदर जहरीला होता है पदार्थ, उससे बनाई गई है। मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या कितनी है? 206। ठीक है, आपको एक काम करना है कि जो नया शिशु होता है, जो नया बेबी होता है, नया बच्चा होता है, उस बच्चे के अंदर कितनी हड्डियां होती है वो आपको ऑप्शन में जो है मतलब नीचे कमेंट करके बताना है। ठीक, अब इसके अलावा देखो 206 हड्डियां होती है, इनका वितरण कैसे होता है? तो खोपड़ी के अंदर 22 होती है, कान के अंदर 6 होती है, ये आप लिख लीजिए एक बार, काम आएगा। खोपड़ी में कितनी होती है? तो 22। ठीक है, कान में कितनी हड्डियां होती है? तो 6। कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, इसके अलावा जो कंठ है ये यहां पर एक होती है। ठीक है, कंठ में कितनी होती है? एक हड्डी होती है। इसके बाद में कंठ के बाद में थोड़ा सा नीचे आए तो हमारा जो ये धड़ वाला भाग है यहाँ पर कितनी होती है ना? धड़ की जगह चढ़ लिख दिया। हाँ, तो धड़ वाले भाग में जो है आपके टोटल 51 हड्डियां होती है। कितनी? 51, 51 रुपए। ठीक है, हाँ। धड़ के बाद में और नीचे जाते हैं तो हाथ की बात करें, जैसे ये दोनों, हाथ के अंदर बात करें तो 64। कितनी होती है? 64 हड्डियां होती है। और अगर मैं बात करूं पैर की, कहाँ की? पैरों की, तो पैर के अंदर आपको पता ही है सबसे लंबी हड्डी भी पैरों के अंदर पाई जाती है, और वैसे होती है 62 हड्डियां, दो कम होती है हाथ से। ठीक है, तो देखिए सबसे ज्यादा हड्डियां हाथ के अंदर होती है 64, फिर पैरों में 62, फिर आपके धड़ के अंदर 51, फिर खोपड़ी में 22, और कान के अंदर 6, और कंठ में 1। इतनी हड्डियां हैं। चलिए नोट डाउन कर लो एक बार। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया है। तो आगे बढ़ते हैं अब। ये आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आपकी इच्छा हो तो। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं। तो लाइकेन जो है बिल्कुल एक मिश्रित जीव है जो अलग अलग दो जीवों पर डिपेंड करता है बेसिकली। ठीक है, तो ये जो लाइकेन है ये किसका मिक्सअप होता है? तो ये फंगी और शैवाल का मिक्सअप होता है, यानी कवक एवं शैवाल से मिल करके या इसके मिश्रित जीव को ही हम क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और लाइकेन जो है एक प्रकार का क्या है? मिश्रित जीव है, जो कि एक क्या हो जाएगा आपका, तो मैंने बता दिया, एक कवक और एक शैवाल पर डिपेंड करेगा। और ये दोनों एक दूसरे में इस प्रकार से रहते हैं कि ये दोनों जो है सह व्यवहार करते हैं, मतलब एक दूसरे की हेल्प करके, और साथ में ही ये रहते हैं। एक दूसरे के अलावा ये जीवित रहना इनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। बाकी ये पेड़ पौधों पर चिपक कर रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? अब वास्तविक रूप में मछली कौन सी है? स्टार फिश, डॉग फिश, समुद्री घोड़ा या जेली फिश? अब आपको ये क्वेश्चन देख करके आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है क्या? हाँ, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो बिल्कुल इसके अंदर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जो वास्तविक रूप से मछली है, वो है समुद्री घोड़ा। ये तो है क्या? वास्तविक फिश, रियल फिश। तो सर ये बाकी तीन क्या है? ये क्या मछलियां नहीं है? स्टार फिश, डॉग फिश, जेली फिश? नहीं, स्टार फिश, डॉग फिश, जेली फिश, क्रेफिश, कटल फिश, सिल्वर फिश, डेविल फिश, ये कुछ ऐसी फसलियां हैं, फसलियां निकल रहा है, ये कुछ ऐसी मछलियां हैं, फिशेस हैं, जो हमारी कैसी होती है? फॉल्स फिशेस होती है, यानी कि वास्तविक रूप से ये मछलियां नहीं होती है। ये सभी जो है
मत्स्य जो वर्ग होता है उसके अंतर्गत नहीं आती है, ये समुद्री जीवों के अंतर्गत आती है। समझ में आई बात? और जो मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आता है वो है समुद्री घोड़ा। ठीक है, तो समुद्री घोड़ा तो एक वास्तविक मछली है, लेकिन जेलीफिश, स्टार फिश, डॉग फिश, इसके अलावा कटल फिश, लिख लीजिए आप, है ना, कटल फिश। ठीक है, कटल फिश के बाद में आपके पास में आ जाता है डेविल फिश। क्या? डेविल फिश। डेविल फिश के बाद में आ जाता है आपके पास में एक क्रैफिश। ठीक है, डेविल फिश, क्रैफिश, और इसके अलावा अगर आपको और याद रखना है तो सिल्वर फिश एक और रह गया ना, हाँ, सिल्वर फिश। ये कुछ ऐसी मछलियां हैं जो आपके क्या हैं, सभी फॉल्स फिश है, मतलब असत्य मछलियां। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आता है भाई, असत्य मछलियां। ठीक, ये सभी समुद्री जीव है। क्या है? समुद्री जीव है। हम तो ऐसा सोचते हैं कि समुद्र में मछली और जो है मगरमच्छ रहते होंगे, यहाँ तो भैया कुछ और भी रहते हैं। ठीक है, हाँ, और ये जो है मत्स्य वर्ग में आता है, समुद्री घोड़ा। ओहो हो, अब घोड़ा देखते ही जो है बेचारा अनपढ़ कोई हो, नहीं पढ़ा लिखा हो, उसको आप बता दो कि समुद्री घोड़ा एक मछली है, तो मारे पकड़ के बोले घोड़ा मछली कब से बन गया रे है? समुद्र में दौड़ता है तो क्या समुद्री घोड़ा और उसको मछली बनाओगे तुम? नहीं भैया, वो नहीं होता, ये अलग होती है, घोड़ा होता है। ठीक है, चलो, मतलब समुद्री घोड़ा अलग होता है, मछली होती है। खसरा की बीमारी होती है। अरे ये खसरा, अरे सर ये खसरा संख्या तो कुछ और पढ़ा था हमने। हाँ, जमीन का खसरा नंबर भी होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, पटवारी वटवारी के पास जाओगे तो आपके घर का खसरा नंबर वगैरह भी होगा, जमीन का खसरा नंबर भी होता है। लेकिन यहाँ बात करनी है कि खसरा की बीमारी किससे होती है। अब खसरा की बीमारी मैं आपको बता दूं, आरएएस प्रीलिम्स के अंदर हर बार एक क्वेश्चन बीमारियों से आएगा ही। पता नहीं उनको क्या बीमारी है कि बीमारी से एक क्वेश्चन पूछते ही है। तो वैसे इसका आंसर है वायरस से। तो खसरा जो है वो वायरस से होने वाला डिजीज है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। आप सोच रहे होंगे कि बार बार सर हाथ पे पता नहीं क्या देख रहे हैं, एक्चुअली जो है मच्छर, आपको पता होगा चलने वाले आजकल आ गए हैं जिससे पूरा हाथ कट जाता है, तो मेरे ऐसा कट गया है पूरा ये हाथ, इधर है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसलिए बार बार ये थोड़ा दर्द कर रहा है। तो मैं इसलिए थोड़ा साइड में भी इसीलिए जाता हूँ कि इसको थोड़ा वो कर देता हूँ। फिर आप कमेंट कर दो कैसे देख देख के पढ़ा रहे होंगे। हाँ भाई, देख के पढ़ा रहा हूँ, और तो क्या है ना। चलो, तो खसरा जो है वो एक वायरस जनित रोग है, ये ध्यान रखें। और इसके कारक यानी इसका जो कारण है उसका बारे में अगर बात करें तो इसका कारक होता है क्या? मोरबीली वायरस। क्या? मोरबीली वायरस। ठीक है, मोरबीली जो वायरस होता है वो आपका खसरा जो है बीमारी उसके लिए कारक होता है, और इसका शरीर पर पूरे पे प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा वायरस से और होने वाली जो बीमारियां हैं वो तो आप लिख सकते हैं अन्य बीमारियां। ये सभी किससे हो रही है? वायरस से। ठीक है, ये ध्यान रखना, वायरस से होने वाली सभी बीमारियां लिखवा रहा हूं मैं यहाँ पर, जिसमें आपके चेचक आ जाएगा। ठीक है, चेचक के बाद में आपका एड्स आ जाएगा। ठीक है, एड्स की फुल फॉर्म बताइए देखा कमेंट करके। पोलियो आ जाएगा। ठीक है, पोलियो के बाद में आपका इन्फ्लुएंजा आ जाएगा। इन्फ्लुएंजा। इसके बाद में हेपेटाइटिस। ठीक है, हेपेटाइटिस के बाद में आपके आ जाएगा रेबीज, है ना, कुत्ते वगैरह काटने से होता है। फिर आ जाएगा हर्पीस। क्या आ जाएगा? हर्पीस। और इसके अलावा टेक्रोमा। ठीक है, कौन सा आ जाएगा? टेक्रोमा। फिर ट्रेकोमा के अलावा आ जाएगा आपका डेंगू, जो अभी चल रहा है तो थोड़ा सा बच के रहे। ठीक है, हाँ, इसके अलावा आ जाएगा गलसोथ। क्या आ जाएगा? गलसोथ। तो ये कुछ वायरस से होने वाली बीमारियां हैं जो आपको अच्छे से याद रखनी है। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से, जल्दी से चलिए, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सफेद किट्ट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है। तो सफेद किट्ट जो रोग है ना,
वो आपका गेहूं का नहीं होता है, ठीक है। ये कल आपने ध्यान दिया होगा, तो लास्ट क्वेश्चन यही था हमारे, लास्ट जो 1996 का पेपर था उसका लास्ट क्वेश्चन गेहूं से मतलब गेहूं को होने वाले रोगों के बारे में था। वहां पर किट था, यहाँ पर सफेद किट है। तो सफेद किट जो रोग है वो सरसों का रोग है। किसका रोग है? सरसों का रोग है, इस बात का ध्यान रखें। और सफेद किट जो है सरसों का रोग है। इसके अलावा इसके रोग जनक का अगर बात करें तो एल्विगो कैंड्रिडा इसका जो है रोग जनक होता है। तो कौन होता है? एल्विगो, है ना, एल्विगो कैंड्रिडा, ठीक। एल्विगो कैंड्रिडा जो है इसका कारक है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अतिरिक्त जो है मृदु रोमिल आसित भी एक सरसों का रोग होता है। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मृदु, क्या? मृदु रोमिल, ठीक है। अलग अलग याद रखना, ये नाम याद नहीं रहते हैं, इसलिए फिर मृदु रोमिल आसित, ठीक है। क्या नाम है? मृदु रोमिल आसित। ये एक रोग है, बड़ा अच्छा रोग है, ये पूछा जाता है कई बार। बड़ा अच्छा मतलब कैसे सर? पूछा जाता है इसलिए। मृदु रोमिल आसित रोग, है ना, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर फ्लूइड जो है वो पित्त वाहिनी में रहता है। तो लीवर फ्लूइड जो है वो किसके पित्त वाहिनी में, या जो है आपके किसकी पित्त वाहिनी के अंदर ये रहता है, या ये कह सकते हैं पाया जाता है, ठीक है। तो लीवर फ्लूइड का मतलब होता है चपटाक्रमी, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो लीवर फ्लूइड का मतलब क्या होता है? चपटाक्रमी। अब ये जो चपटाक्रमी है, ये चपटाक्रमी किसकी पित्त वाहिनी में पाया जाता है? तो चपटाक्रमी एक जंतु जगत का जो है क्या है, हम ये कह सकते हैं जो प्लेटी आपका होता है ना, प्लेटी हेमल्थीज, है ना, प्लेटी हेमल्थीज संघ का आने वाला एक भाग है ना। ये चपटाक्रमी या जो लीवर फ्लूइड है ये होता क्या है, ये पता होना चाहिए। तो जंतु जगत के अंदर प्लेटी हेमल्थीज जो संघ है उसके अंतर्गत ये आता है। और ये जो कृमि है बेसिकली जो घरेलू हमारे पालतू जीव होते हैं ना उनके अंदर पाया जाता है। तो जैसे कि हमारे पास में है भेड़, तो भेड़ के अंदर ये पाया जाएगा। अब घरेलू जीव में सर आप गाय भी, तो अरे घरेलू जीव में भी भेड़ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलो, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। अरे भाई, अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? तो अम्ल वर्षा होती है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, सीधा सीधा, ठीक है। तो सल्फर के ऑक्साइड, ये ध्यान रखना। और आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो ताजमहल है ना वो पीला हो रहा है, आपने देखा होगा लगातार उसका कलर जो है पीलेपन को ग्रहण करता जा रहा है। उसका कारण यही है कि मथुरा और उसके आसपास की इंडस्ट्रीज जो है वहां पर जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो लगातार जो है यमुना नदी में भी मिलता जा रहा है। उसके अलावा जो है वायु वगैरह में भी फैल करके उसकी वजह से जो है वहां पर क्या हो रहा है, एक अम्ल वर्षा जो है ज्यादा हो रही है। आपने देखा भी होगा कि कई बार आपके हाथों के ऊपर या बाइक पर और पीले पीले छींटे पड़ जाते हैं छोटे छोटे से, है ना। वो फिर ऑटोमेटिक धोते हैं तब साफ हो जाते हैं। वो पीला जो छींटा होता है ना वो बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड ही होता है। तो वो जब अधिक होता है तो वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और उसके ज्यादा बढ़ने से ही पीलापन आता जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ में आज हमने 1997 98 का जो पेपर था उसे कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। आपने देखा होगा कि पहले टेक्नोलॉजी वगैरह से क्वेश्चन नहीं आते थे, अभी टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आने लगे हैं। तो 2013 के बाद वाले पेपर होंगे उनको अपन और अच्छे से डिस्कस करेंगे, उनके अंदर जो भी क्वेश्चंस आएंगे उन पे पूरी थ्योरी भी साथ में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर, प्लीज शेयर विद द फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।